पीएम मोदी ने चुनौती देते हुए कहा है कि अघाड़ी वालों को मैं चैलेंज देता हूं कि राहुल गांधी से वीर सावरकर के बारे में कुछ कहकर दिखवाएं, यानी उन वीर सावरकर की जय कह के दिखाएं। लेकिन और उद्धव ठाकरे ने चेकिंग पर बवाल मचा रखा है, जबकि अजीत दादा पवार, उसके साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, यहां तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी, सबकी चेकिंग हो चुकी है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर आज मुंबई से आर पार का ग्राउंड जीरो पर यह स्पेशल कार्यक्रम। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे। मैं नहीं मानता हूं चुनाव इन मुद्दों के आधार पे चुनाव होने वाली है। मैं मानता हूं कि चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव डेवलपमेंट पे होगी। राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र को लेकर बड़े सारे बयान दे रहे हैं। तो उद्धव जी एक बार तो उनके मुंह से बाला साहब ठाकरे जी की तारीफ करके दिखवाएं। महाराष्ट्र की जनता का मूड क्या है, महाराष्ट्र की जनता के असली मुद्दे क्या है, चुनाव में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसे मुद्दों का कितना असर है। ग्राउंड जीरो से आज इसकी सबसे बड़ी पड़ताल होगी, क्योंकि चुनाव की तारीख करीब आते आते सियासी पारा सुपर हाई हो चुका है। वीर सावरकर को गाली देते हैं। मैं अघाड़ी के साथियों को कहता हूं, अगर उनमें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की जरा तारीफ करवा करके सुनाए महाराष्ट्र को। ये अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार ने 5 लाख रोजगार छीनकर दूसरे प्रदेशों में भिजवा दिए, इसीलिए आपको यहां रोजगार नहीं मिलता है। यह काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं करेगी। इंडिया आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी। वचन देता हूं, जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है, मैं वापस मुंबई और महाराष्ट्र को दे दूंगा। आपके आंखों के सामने आपकी रोजी रोटी छीन कर वो लेके जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह के बैग्स की भी चेकिंग की। ऐसी ही चेकिंग पर उद्धव ठाकरे आग बबूला हो गए थे। उद्धव ठाकरे का कि एजेंसीज जो हैं वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है, उनका बैग चेक हो गया है। जैसे कोई ये एक विशेष क्लास है, या क्योंकि वो एक ठाकरे है या एक पक्ष के नेता है, उसके कारण उनको कोई इम्यूनिटी है। ये महाविनाश अघाड़ी की विनाश की तरफ जाने का सोच है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र में चुनावी ताल ठोक रहे असदुद्दीन ओवैसी का एक अनोखा अंदाज दिखा। वो एक सब्जी की दुकान में पहुंचकर आलू बैंगन का दाम पूछने लगे। आलू कैसा किलो है? आलू 40 किलो है। कद्दू कैसा किलो है? कद्दू 40 रुपए। फूलगोभी 60 रुपए। गाजर 80 रुपए किलो। यानी 6-7 चीजें लिए तो 500 रुपए हो जा रहे हैं। पूरे 1500 रुपए दे के बोला लड़ ली मैं। तो इन तमाम सियासी दाव पेचों के बीच देखिए ग्राउंड जीरो से महाराष्ट्र चुनाव पर सबसे बड़ा शो, चुनावी लड़ाई हिंदू हित पर आई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। बटोंगे तो कटोंगे की इनसाइड स्टोरी क्या है व्यूअर्स। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव 2019 में मैं आपको बताता हूं कि किस पार्टी को कितने मुस्लिम वोट मिले। कांग्रेस को 56%, एनसीपी को 30%, बीजेपी को 9% और उलेमा बोर्ड ने इस बारी 17 शर्तों के मांग के साथ अपना अघाड़ी को समर्थन दे दिया है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि वोट जिहाद की पूरी प्लानिंग है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी मुस्लिमों से हर सीट पर एमवीए के समर्थन की खुला ऐलान कर दिया है। यानी आशंका यह जताई जा रही है कि मुसलमान अगर एक मुश्त वोट करेगा तो बीजेपी हार सकती है ये वाला चुनाव, ऐसी आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक की मैं ताकत आपको बताता हूं कितनी बड़ी है। मुस्लिम वोटर्स कम से कम 20%
है और उनकी दावेदारी, उनका जो पूरा प्रभाव है वो 38 सीटों पर है और वो 38 सीटों पे तो विनिंग डिसाइड हर हाल में करते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर्स 40% से अधिक हैं और ऐसा 9 सीटों पर है। और यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि कई चंक्स पे अगर मुसलमान वोट अघाड़ी को जाएगा तो उसका नुकसान युति को होना तय माना जा रहा है। इसलिए लग रहा है कि बीजेपी का जो खेल है वहां पर बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर पोलराइजेशन होगा तो दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन होगा, जिसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ा था। क्योंकि ऐसा टिपिकली माना जाता है बीजेपी का वोटर जो है वो लंबी लाइन में नहीं लगता, धूप में खड़ा नहीं होता, तो वो वोट डालने के लिए नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये बड़ी समस्या रहेगी। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वोट जिहाद का जवाब देते हुए धर्म युद्ध का ऐलान हम करेंगे। धर्म युद्ध की बात उन्होंने करी। इसके अलावा अजीत दादा पवार ने बोला कि हम वोट जिहाद हम एग्री नहीं करते बंटने और कटने से। और बीजेपी की भी एक नेत्री ने बोला, हालांकि ये युति का गेम प्लान भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है, हिंदू वोट बिखरने से क्या बीजेपी को एक बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा, जिसकी बार बार आशंका जताई जा रही है और बीजेपी निपट जाएगी इस चुनावों के अंदर, जिसकी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि लोकसभा में ऐसा ही हुआ। मेरे साथ बात करने के लिए आइए कौन कौन मेहमान है आपको परिचय करा देते हैं। पीयूष गोयल भी मेरे साथ जुड़ेंगे आज की इस चर्चा में एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। लेकिन मेहमान कौन कौन है आइए परिचय आपका करा देता हूं। मेरे साथ कौन कौन है, राजीव पांडे भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विश्वजीत सांगला साहब हैं, शिवसेना शिंदे गुट के, उनका अभिनंदन है, जिन्हें गद्दार कहा जा रहा है महाराष्ट्र की धरती पर। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव है मेरे साथ, जो कि एनसीपी के हैं, अजीत दादा पवार गुट के। मेरे साथ अनीश गणावे साहब हैं, जो कि उबाटा के हैं, शिवसेना के उबाटा के, और जो कहता है कि हम असली शिवसेना है। मेरे साथ आदिल हसन है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शरद राव पवार की एनसीपी से महेश चौहान, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। राजीव पांडे, कहते हैं ना, एक कहावत है पुरानी की लौट के व्यक्ति उसी मुद्दे पर आता है जो उसको हिट करता है। लौट के आप पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान में आपने तब्दील कर दिया है। आरोप यह है कि आपने इस इलेक्शन को पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। यही आपने लोकसभा में करा था और महाराष्ट्र की धरती में मुंह की खाई थी। बिल्कुल, मैं आपसे असहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी महायुति जो है वो डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हुआ यूं कि जिस प्रकार से बहुत सारे जो उलेमा के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमें महायुति को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए एक मुश्त होकर के वोट डालना चाहिए, उस विषय के बाद ये बात शुरू हुई। फिर जहां तक है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि आप देखिए कि जब जब आप बटे हैं, जब जब आप अलग रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो आप नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। और ये अभी कुछ दिनों के लिए पहले ये बांग्लादेश में जो पांडे जी एक सवाल है। आपने बोला कि योगी जी ने बोला, एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। प्रश्न ये है कि यही आपने एग्जैक्टली यही चीज आपने लोकसभा में करा था, लेकिन रिजल्ट क्या आया? नतीजा ये आया ना, देखिए हिंदू वोट पोलराइज उस तरीके से नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन होता है, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा था। साफ सीधा सवाल। नहीं, मैं आपसे असहमत हूं। क्यों हुआ है मैं बता रहा हूं। अगर आपने पूछा महाराष्ट्र में क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। राजीव जी मैं आपको बता रहा हूं, आप चिल्लाइए मत, इत्मीनान से जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं आप मेरी बात से सहमत ना हो, कोई आवश्यक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मेरी बात से सहमत हो। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं और आई डिबेट ऑन फैक्ट्स। हार्ड फैक्ट यह है कि महाराष्ट्र के अंदर आप चुनाव हारे। बिल्कुल, मैं लोकसभा का चुनाव हारे। अब इसमें असहमति, मेरी बात तो कोई बात नहीं है, कारण होते हैं कई बार। 30 सेकंड अपनी बात को 30 सेकंड में मैं बात खत्म कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में एक फेक नैरेटिव चलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान को स्क्रैप कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन को स्क्रैप कर दिया जाएगा। बिल्कुल। इससे हमारा नुकसान हुआ। अगर आप सोच रहे हैं पिछली बार बटेंगे कटेंगे का नारा नहीं था, क्योंकि पिछली बार बांग्लादेश नहीं हुआ था, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान तो हुआ था। मेरी बात तो आप तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं। आप बीच में मेरे से ज्यादा आप चिल्ला रहे हैं। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप 30 सेकंड बोले और 10 सेकंड में बीच में। ना, बिल्कुल नहीं, आप 40 सेकंड बोल चुके हैं, उससे पहले 1.5 मिनट बोल चुके हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा। 30 सेकंड का दिया समय, 30 सेकंड हो गए। मैंने सिंपल बात बताया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की,
कांग्रेस पार्टी एक बार हिट हो गई ठीक है, इस मुद्दे ठीक है। पर हम जनता के बीच गए और आपने हरियाणा में भी देखा हम ठीक है, बिल्कुल आपने हरियाणा में साबित करके दिखाया और कांग्रेस के पैर के नीचे से, विपक्ष के पैर के नीचे से जमीन खींची है। एक बात बताइए, मैं आपका रुख करता हूं शिवसेना के प्रवक्ता साहब का और आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। जनाब अनीश साहब, एक बात बताइए, आपका जो पारंपरिक वोट था वो आपसे छिटका और एक नया वोट बैंक आपसे जुड़ा, जो आदिल हसन का भी वोट बैंक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये हृदय परिवर्तन, ये पूरा परिवर्तन आपको रास आ रहा है? क्योंकि बिल्कुल सही कहा राजीव पांडे ने कि लास्ट टाइम कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय था कि आपने बोला कि मोदी आएंगे तीसरी बारी तो संविधान को बदल देंगे, लेकिन वो खेल, वो ऐसा कुछ होना नहीं था, वो एजेंडा और प्रोपेगेंडा था। मैं क्या भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ता ये बता पाएंगे? आप जवाब ना दे अभी, तुरंत आप सुनिए, तुरंत मेरा, ये बता पाएंगे कि कौन किसको जाके वोट दे के आया? क्या आप अंदर कैमरे लगा के बैठे थे? किसने किसको वोट दिए? सुनिए, पूरा सुनिए। आज हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सबने शिवसेना को वोट दिया है, क्योंकि शिवसेना आज खड़ी है उस ताकत के खिलाफ जो इस देश को खत्म करना जा रहा है, जो इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने जा रहा है। कल 25 साल तक हमारी दोस्ती देख ली, आज हमारी दुश्मनी देख लो। और महाराष्ट्र में शिवसेना से लड़ना और भिड़ना आप नहीं सहन कर पाएंगे। आगे की बात, शिवसेना तो इनके साथ है। अरे कौन शिवसेना? आज भारत का, महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कहेगा, आज छोटा छोटा बच्चा कहेगा शिवसेना बोले तो ठाकरे, और ठाकरे बोले तो शिवसेना। आज आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए जी। शिवसेना पर आपने वोट बैंक, मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब अब 20 सेकंड में, आपने आदिल हसन के वोट बैंक को अपना वोट बैंक मान लिया। हमने हर वोटर के वोट को लिया है। अभी आप उसको जातियों में डिवाइड करेंगे। मुझे एक बात बताइए, फिर घाटकोपर पूर्व में, मुलुंड में, मलबार हिल में विशिष्ट समाज के वोट इनको मिले, वन साइड मिले। कौन सी राज्य से थे, कौन से प्रांत से थे, कौन सी भाषा बोलते? क्या वो वोट जिहाद नहीं है? मुस्लिमों का वोट, हिंदुओं का वोट, ये कब से चालू हो गया इस देश में? मेड योर पॉइंट राजीव पांडे जी, योर टर्न। देखिए, वो कह रहे हैं आप भी तो वोट जिहाद करवाते हैं अपने तरीके से। ऐसा है जो ये कह रहे हैं, ये जो आज बात कर रहे हैं, 2.5 साल छोड़ करके ये 25 साल तक हमारे साथ थे और इनकी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी वो हमसे ज्यादा प्रखर थी। इनके पार्टी के नेता, हमारे जो माननीय हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम तोड़ करके मिट्टी में मिला, हम हिंदू हैं। बोलिए एक बार, हमारा हिंदुत्व हाथों को काम देना सिखाता है, हमारा हिंदुत्व बांटना। राजीव जी आपके बीच में नहीं बोले, बीच में मैंने इतना सम्मान एक दूसरे का वक्ता लोग करें। सिंपल मानना है, मेरा सिंपल मानना है कि आज जो है शिवसेना यूबीटी जो है वो कंप्लीटली कांग्रेस के साथ जा चुकी है। अपने आइडियोलॉजी को छोड़ दिया उन्होंने और इसीलिए वो 13 जगह लड़े चुनाव, जहां पर शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के खिलाफ लड़ाई हुई, वहां 7 सीट तो शिंदे साहब की सेना जीत गई। शिवसेना जो है, बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है, और जो हम हारे अमीश जी, केवल 2 लाख वोटों का अंतर था। और मैंने बताया आपको कि झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ हमारा वोट घटा और हरियाणा में भी हमारा 5 सीट घटा था, हमने रिक्लेम कर लिया। जनता को ये पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ। राहुल गांधी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। राहुल गांधी आप कह रहे हैं बार बार आप कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ओके, 30 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं आता हूं बाकियों के पास। 2014 में शिवसेना अलग लड़ी, भारतीय जनता पक्ष अलग लड़ी, शिवसेना को 63 एमएलए मिले। क्या वो कौन से वोटर थे? दूसरी बात 122 मिली, 23 पे भारतीय जनता पक्ष था, आज 9 पे आके बैठा है। शिवसेना के पास 5 एमपी थे, आज शिवसेना के 10 है। एनसीपी के पास 4 एमपी थे, आज आपके पास। आप अपने एमपी भूल रहे हो? अरे सुनिए ना, फिर वो कौन है? फिर वो कौन है बाजू में बैठे? ठीक है। अच्छा, कोई नहीं है, लेकिन आपने मान लिया वो कोई नहीं है। चलो हमारे पास 18 एमपी थे, हम 10 पे आ गए। मानने की बात है। शिवसेना 2 गुटों में विभाजित हुई थी। कांग्रेस, भारतीय जनता पक्ष कौन सा विभाजित हुआ था? इनके 23 से 9 क्यों आ गए? उनको तो नुकसान हुआ, उन्होंने बोला। उस पहला सवाल ही मेरा ये था कि उस नैरेटिव का एक नुकसान हुआ, और वो नैरेटिव आपने बड़ा एक प्रोपेगेंडा चला कि संविधान बदलेगा, लेकिन वो प्रोपेगेंडा, एक कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चलती। और मैं मानता हूं कि आप देखिए, उस प्रोपेगेंडा का फायदा आपको बिहार में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हो गया, क्योंकि वहां पर वो चला नहीं था नैरेटिव। मेरे साथ शिवसेना के भी हैं जो कि शिंदे सेना है। आपका मैं रुख करता हूं, आपकी पार्टी को बार बार गद्दारों की पार्टी कहा जाता है और संबोधित किया जाता है। पॉइंट ये है कि आपकी युति में भारतीय जनता पार्टी भी है, आप भी हैं और अजीत दादा पवार भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा बीजेपी का प्लैंक है और आप भी इसमें इंक्लूडेड है, ये जो वोट जिहाद की बात है, और आज जो किरीट सोमैया ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और ईडी ने भी केस रजिस्टर किया है कि मनी ट्रांसफर हुआ है, काफी सारे अकाउंट्स में पैसे गए हैं और कई करोड़ रुपए गए हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? और उनमें यही है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर करें, ऐसी जहां तक बात है हमारे मित्र प्रवक्ता ने बताई। पहले तो
हिंदू इस शब्द की परिव्याख्या समझने की कोशिश करे। अपने आप जब हिंदू इस शब्द की परिव्याख्या समझने की कोशिश करेंगे, उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हिंदू ये एक सोच है। यहां कहीं भी जाकर हम जात पात का राजनीति या तुष्टीकरण नहीं कर रहे। जब बात कर रहे हैं ये हिंदुत्व की और बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे अगर आज होते तो आप सोचिए क्या ये उद्धव बाला साहब ठाकरे और उनके साथ जितने भी लोग ये उबाटा के लोग हैं, क्या ये कांग्रेस के साथ जाते? क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने क्लियर कट शब्दों में यह बोला है, जिनका प्रूफ आपके पास है, कि अगर मेरे जीते जी अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो मैं शिवसेना नाम की मेरी दुकान बंद करूंगा। यह आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने बताया था। अब बात आती है पैसों की। जी, अब बात आती है पैसों की। साहब आरोप लगते रहेंगे। जी जी, आरोप लगते रहेंगे। जब एविडेंसेस मिलेंगे और एविडेंसेस के आधार पर जब एफआईआर जो फाइल हुई है उसके आधार पर जब केस फाइनली आपका अंतिम निर्णय में आएगा, तब जाके बताइए कि बाप ये बातें सही है या ये बातें गलत है। कौन ये पैसों की राजनीति कर रहा है, कौन ये जात पात की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद करेंगे। और आज की कांग्रेस में और उस वक्त की भाजपा और आज की भाजपा में फर्क देखिए। उस वक्त की कांग्रेस आज की भाजपा बन चुकी है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है साहब। मिलिंद देवरा जी को भी मेयर बनाया था, मैं महायुति के नाते बाला साहब ने बताना चाहता हूं, पाटिल को भी अपना सपोर्ट दिया था जो राष्ट्रपति बनने जा रहे थे। बाला साहब ने प्रणब मुखर्जी को भी अपना सपोर्ट दिया था जो कांग्रेस से थे। महायुति के नाते जो 25 साल से हमारा गठबंधन चालू था, वो गठबंधन ब्रेक करने वाले ये उद्धव बाला साहब ठाकरे थे। और उसको बाद में फिर से एक सोच के नाते, किसी के नहीं बाद में सोच के नाते किसी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हुए, शिवसेना ने ये महायुति बनाई जो अडवाणी और जी के ये नहीं हुए, महायुति में आपके क्या होंगे? एक सेकंड, इस महायुति में आपने बड़े बड़े नाम लिया, आपने अडवाणी जी का नाम लिया, गोपीनाथ मुंडे जी का नाम लिया, प्रमोद महाजन जी का नाम लिया। मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना पड़ेगा रिएक्शन लेने के लिए। देखिए ये जो भी कहें, ये जो हमारी जो अलायंस थी वो बहुत दिनों से चल रही थी। बाला साहब ठाकरे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चल रही थी। पहली बार सत्ता लोलुपता के कारण चुनाव जीतने के बाद 2019 में उद्धव जी उधर गए और उससे जो लोग जो कार्यकर्ता खफा थे उन्होंने पार्टी के साथ निकल करके आज वही सरकार चल रही है जो पहले चल रही थी। भाजपा और शिवसेना की महायुति है। आपने जो सवाल किया था बहुत इंपॉर्टेंट है। यह केवल एलिगेशन नहीं है वोट जिहाद का। 125 करोड़ रुपए का ईडी ट्रेल मनी निकाला है और सिराज अहमद हारून मेमन जो एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान चलाता है मालेगांव में, उसके अकाउंट में 250 करोड़ रुपए आए हैं। कहां से आ रहे हैं और कौन उसका समर्थन कर रहा है? ये एक बड़ा आरोप है। आज और ईडी इसको लेकर समर्थन में है, सोचना चाहिए इनको। शिवसेना ने भी सवाल उठाए हैं और बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। देखिए ये एक बड़ा केस रजिस्टर हुआ है। मैं आपका रुख करता हूं, शरद पवार की पार्टी से आप हैं सर, क्या आपको लगता नहीं है कि ये विषय बहुत बड़ा है? जो आरोप लग रहा है कि एक मुश्त वोट करने के लिए 125 करोड़ रुपए के करीब करीब आए हैं और कोल्ड ड्रिंक चलाने वाले जो दो दुकानदार हैं उनके पास 125 करोड़ कहां से आएंगे आप बताइए? अमीश जी, कुछ तो खेल है। अमीश जी देखिए जी सर, इसकी जिम्मेदारी किसने लेनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जी ने लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विमुद्रीकरण किया था, नोटबंदी की थी। बहुत सारे सुनिए अभी बीच में मत बोलिए भाई। अरे बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए। हाँ, तानाशाही मत कीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जो विमुद्रीकरण किया था, किस चीज के लिए किया था? काला पैसा बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। अगर काला पैसा आज भी आ रहा है तो उनका ये फेल्यूर है, ये नरेंद्र मोदी जी का फेल्यूर है। सवाल पूछने हैं तो नरेंद्र मोदी जी को पूछने चाहिए। 10 सेकंड चाहिए। आप उनसे पूछिए कि ये पैसा आया कैसा। आप कह रहे हैं कि जो 125 करोड़ रुपए ले रहा है उसका कोई दोष नहीं है, दोष उसका है, बिल्कुल नहीं। दोष मोदी का है जो पकड़ रहा है। अमीश जी, मोदी ने तो पकड़ा रहा है। अगर 125 करोड़ रुपए आए हैं, सुनिए 70,000 करोड़ का पहला हिस्सा पूछिए, 120 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन ये तो वही बात हो गई, मर्डर के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन अगर कोई मर्डर हो जाए तो मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार है, डीजीपी जिम्मेदार है। ये भाई विमुद्रीकरण करने के टाइम कितने लोगों को आपने मारा? 100 लोग लाइन में खड़े रह के मर गए थे। आपको पता है? लोगों के अकाउंट में से आपने लोगों के घर से पैसे निकालकर बैंक में डाले थे, बैंक के अकाउंट से पैसे लेकर उद्योगपति भाग गए। 17 लाख करोड़ का कर्जा आपने माफ किया है उद्योगपतियों का। उसके बारे में बात कीजिए। ये गरीबों का पैसा है, आपने उनसे जेब में से छिना हुआ पैसा है, उसके बारे में बात कीजिए। नोटबंदी के बारे में बात कीजिए। महेश चौहान जी, एनसीपी शरद राव पवार गुट के महेश चौहान जी शांत,
आपने अपनी बात को रखा 20 सेकंड में 10 आप अपनी सेकंड बात में रखें। खत्म। Then देखिए ब्रिजमोहन जी, ये जो विषय है, इन्होंने कहा कि नोटबंदी हुआ, इसके बाद भी अरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, किधर से पैसा? बाहर से नोटबंदी के अकाउंट बाद में ये पैसा आ रहा है, बताइए। इसीलिए पकड़ा गया। अरे ब्लैक का मोदी पैसा जी ने कम किया, क्यों नहीं हो इसलिए रहा है? पकड़ा गया, नहीं तो कैश पकड़ा ही बंद क्यों नहीं नहीं हो जाता। रहा है? ठीक है महेश चवन, साहब, मैं मुद्दे पर आपने इनको सवाल पूछा कि अकाउंट में पैसा आ रहा है, ये मुद्दा घुमा के उनको बोलो, मैं बिल्कुल राइट, मुद्दा जवाब दो कि घुमा ये नहीं पैसा रहा। आया कहां से? बिल्कुल मुद्दा यह है कि पैसा आया कहां से, आपकी उसका बात जवाब बाजू दे। में- बताया है या आपने बताना है? आप अच्छा सरकार में सीज फायर एक सेकंड देखिए 125 करोड़ रुपए अब आ गए हैं। अब वो उस 125 करोड़ की दुकान से कोल्ड ड्रिंक कौन पी रहा पहले तो वो बताए। लेकिन मैं फिर आता हूं ब्रिजमोहन जी पे। ब्रिजमोहन जी, इस चुनाव के अंदर, हर चुनाव में हम देखते हैं तनाव बहुत होता है, इस चुनाव में भी तनाव बहुत है, लेकिन आप बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इधर भी हैं और उधर भी हैं। आप या तो ये बीजेपी और आपकी एक बड़ी सोची समझी रणनीति है कि इसके अंदर आपका वोट बैंक भी ना छिटके और बीजेपी को भी नुकसान ना हो, यानी शिवसेना और बीजेपी को भी नुकसान ना हो। आप अपना साथ दिए, हम अपना साथ देंगे। अमित जी, जितने बुद्धिजीवी पत्रकार होते हैं जी वो जी उस होने वाली किसी भी घटना में वो सारी चीजें भी निकालते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने भी नहीं सोचा होता। देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को लेकर बनी थी और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर काम भी कर रही है। और जब हम लोगों का गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ, उस समय भी हम अपनी इसी विचारधारा के साथ उनके साथ जुड़े थे। ये गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है कि वहां कोई भी गठबंधन का साथी अपनी विचारधारा के साथ काम कर सकता है। ये हमारे एनडीए के गठबंधन की खूबी है। हम लोगों ने जो बात की है, आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो बात की है, वो उसी बात को ध्यान में रख के की गई है जिस आधार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है सालों से। हम लोगों ने उसमें स्पष्ट कहा कि महाराष्ट्र का जो मतदाता है वो पूरी तौर से विकास के लिए वोट डालता है, उसके सोच में विकास है। और अगर इस ढंग की कोई बात सामने आएगी तो हो सकता है यहां पर हम जो वांछित परिणाम चाहते हैं वो हम लोगों को ना मिल पाए। तो हम लोगों ने अपने गठबंधन के साथियों हो सकता है कि को आगाह किया है। अगर नंबर नहीं आया तो आप इस तरफ भी आ सकते हैं। मेरा तो कहना इस मामले में बहुत साफ है अमित जी, हमारी महायुति की सरकार बन रही है, हमको इधर उधर जाने सीएम कौन बन रहा है? इधर उधर जाने की कोई सीएम जरूरत कौन बन नहीं रहा है? इस मामले में हम लोग सब बैठ के तय कर लेंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं, हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन क्या है, ये तो जी, बहुत जी, छोटा सर, सा मुद्दा नहीं, है। नहीं, मैं हम उनसे- 288 सीटों मैं में जवाब देना लड़ रहे हैं, चाहूंगा, अमित जी। जब तक ईडी नरेंद्र मोदी जी के साथ है तब तक अजीत पवार जी कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं कहता हूं। यहां पर आप उनसे पूछिए। मैं सोचता हूं शायद महेश भाई को इस मामले में मालूम नहीं है, थोड़ा कोर्ट की प्रोसीडिंग देख लीजिए। कोर्ट ने इस पूरे मामले में इसके ऊपर एफआईआर लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय से 26 साल से प्रकरण चल रहे हैं और आज तक जांच एजेंसियां 70,000 कोई करोड़ सबूत नहीं दे के पाए। आरोप उसके प्रधानमंत्री बाद जी ने कोर्ट खुद ने किए थे सर, कोर्ट ने, और उन्हीं ने आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है तो महाराष्ट्र मतलब का। आप महेश कहते हैं भाई, कि एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि शरद राव पवार और अजीत पवार ने घोटाला किया था उस समय, मतलब ये आपका आरोप है? नरेंद्र मोदी मतलब जी ने- आपकी पार्टी के नेता शरद राव पवार हैं, उन्होंने घोटाला किया था? नरेंद्र क्या कह रहे हैं? मोदी अध्यक्ष जी तो ने शरद शरद आदरणीय पवार शरद साहब का पवार नाम जी नहीं थे। लिया था। मतलब जब आप ये कहते हैं तो आदरणीय शरद पवार जी पे भी आप उंगली उठाते हैं। शरद पवार के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं। को चैलेंज किया था शरद पवार जी ने, लेकिन ईडी ने पीछे गए, ईडी ने उनकी इंक्वायरी नहीं ओके, की। नाम सिर्फ अजीत पवार और उनके साथ जो 9 लग गए उनके थे। मैं इस बात को फिर मतलब आप स्पष्ट कह कर रहे हैं दूं। कि जो करप्शन हुई वो अजीत पवार और उनके 9 लोगों ने करी, बाकी पूरी पार्टी पाक साफ है। ऐसे आरोप बीजेपी ने किए थे, ओके, ऐसे ओके, आरोप मैं- आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे। इस मामले हम को तो ही इसके मैं- बारे में कुछ नहीं बोल रहे। 3 दिन के बाद हम तो अजीत पवार सिर्फ उधर गए, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कर उनके दो, बारे में बात दफा कर कर दिया। इस मामले में स्पष्ट कर दूं, जिस दौर के आरोप आदरणीय अजीत दादा पवार पे लगाए थे, उस समय उस विभाग का बजट ही 13,000 करोड़ था। तो 13,000 करोड़ में 70,000 का कहना है कि भ्रष्टाचार नरेंद्र कैसे मोदी हो जी ने सकता गलत आरोप है? लगाए, ये मुद्दा है। झूठे लेकिन आरोप मुद्दा लगाए। ये है मानहानि कि का जब केस ठोक दो। जब हाँ। हमारे पुराने तो साथी नरेंद्र हम पे मोदी जी के आरोप पास लगाते सही हैं, इंफॉर्मेशन नहीं रही थी। तो ये भूल जाते 13,000 हैं। करोड़ का बजट होने के तो बावजूद ये वो भूल 70,000 जाते हैं करोड़ कि के उस आरोप समय के हमारे घोटाले की बात कर रहे हैं। महेश चौहान जी, आदिल हसन एक बार भी पवार आए। जी थे। शरद पवार जी हमारी राष्ट्रीय उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगर उनको ये पता लग गया था, उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई आरोप क्यों बीजेपी की? ने किए थे, उन्होंने शरद रोका पवार जी उन्होंने। नहीं। ओके, साइलेंस। ओके, देखिए मेरा बीच पे तू मैं तो चलती रहेगी, लेकिन मेरे साथ आदिल हसन है। आदिल हसन, आपका जो वोट बैंक है उसके ठेकेदार कई आ गए हैं। अब नोमानी साहब कह रहे हैं कि अघाड़ी कोई वोट करिए। अब देखिए शिवसेना को भी, उद्धव ठाकरे गुट को भी चाहिए कि मुस्लिम वोट मिले, शरद पवार गुट को भी चाहिए। आपका खेल कौन बिगाड़ रहा है असल में?
हमारा खेल कोई नहीं बिगाड़ रहा है, महाराष्ट्र की आवाम हमारे साथ है। इसी विधानसभा के पीछे जिस दिन महाराष्ट्र में चुनाव का रिजल्ट आएगा, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी। हम मराठा रिजर्वेशन का समर्थन करेंगे। हम चाहेंगे जो 5% रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने दिया है, जो कांग्रेस ने भी नहीं दिया, उद्धव साहब ने भी नहीं दिया और जो देवेंद्र फडणवीस जी ने भी नहीं दिया, जबकि हाई कोर्ट का रूलिंग था। दोनों विपक्ष में थे, दोनों बात करते थे, मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में इनको बहुत बुखार छूटता है। 48 एमपी में एक भी मुसलमान एमपी को टिकट नहीं दिया इन्होंने। हम ओबीसी रिजर्वेशन का ब्रैकेट बढ़ाना चाहेंगे। यूपीए 1, यूपीए 2, एएमयू की बात की थी, महाराष्ट्र में अभी तक नहीं खुला है। ये मुस्लिम हितैषी होने की बात करते हैं। भाई नोमानी साहब ने समर्थन दे दिया। नोमानी साहब के अलावा पूरी महाराष्ट्र की आवाम है, उसका समर्थन जरूरी है ना। वोट जब एक आदमी नोमानी साहब के अलावा लोग भी देगा, महाराष्ट्र की जनता ने, एसडीपीआई ने भी दे दिया। सर एसडीपीआई अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दे दिया। आवाम मालिक होती है। नरेंद्र मोदी इस देश के मालिक नहीं, अमित शाह मालिक नहीं है। नरेंद्र मोदी से सवाल है। अरे मोदी और अमित शाह के कहने से थोड़ी नोमानी साहब वोट करवा रहे हैं। मोदी वो कह रहे हैं कि उबाटा को वोट करिए। अरे बोलने तो दीजिए बड़े बोलिए, भाई बोलिए, अमित साहब। बोलिए। मेरा सवाल है देवेंद्र फडणवीस जी से कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब भी गए थे औरंगजेब की मजार पे, आप उनसे सवाल नहीं करते हैं। आप पूछिए इन एनसीपी के लोगों से जो अजीत पवार चक्की पीसिंग की बात करते थे, 5 बजे सुबह में शपथ ले लेते। आप आखिर क्या महाराष्ट्र को बनाना चाहते हैं? महाराष्ट्र की जितनी फैक्ट्रियां गुजरात में खुल दी है। और सर हम किसी के बीच में नहीं बोले, मेरा सर किसी के बीच में मैं आप जिसने छठ का राज ठाकरे की पार्टी ने विरोध किया था, सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम ने विरोध किया था, आज उसके साथ उत्तर भारतीयों का वोट लेने के लिए लाइन लगाए हुए। नरेंद्र मोदी रेलवे की बात करते हैं, रेल मंत्री जाकर बांद्रा स्टेशन देखिए, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी तकलीफ हुई छठ पूजा मनाने में। आखिर नरेंद्र मोदी बताएंगे ना कि किसका मदद करना चाहते हैं। वोट आपको देखिए, यहाँ पर आपने लोकसभा में भी कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन नुकसान हुआ ना आपको वोट नहीं मिला। 3.5 लाख वोट मिला, पर मुसलमान वोट अधिकतर उबाटा के साथ सर हम लड़े ही नहीं था, हम एक सीट पे लड़े थे, 3.5 लाख वोट मिला है। तो फिर भी हार गए ना भाई। हार जीत तो होती। नरेंद्र मोदी का 1.5 लाख मार्जिन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 3.5 लाख मार्जिन। पूरी ताकत भाजपा लगा दी। 1984 से हैदराबाद नहीं हरा पा रही है। चुनाव में तो हार जीत होता है ना। एमआईएम एक आवाज है, हम खुले मन से बोल रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन का हम समर्थन करते हैं। पूछिए देवेंद्र फडणवीस से कि वो समर्थन करते हैं कि नहीं। हम ओबीसी रिजर्वेशन को ब्रैकेट बढ़ाना चाहते हैं। हम मुस्लिम 5% रिजर्वेशन जो ओबीसी बिरादरी है, मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है, जो पिछड़ा बिरादरी है, हम उसका समर्थन करते हैं। ये शिवसेना के रंग ढंग क्यों बदल गए आपको लगता है? शिवसेना वालों जिसने बाबरी मस्जिद शहीद की, अब उससे वो सेकुलर नहीं हो रहा है। हमसे सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हम तो आवाम के बीच जा रहे हैं कि अबू आजमी जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसी के खिलाफ दिया कैंडिडेट। आखिर देवेंद्र फडणवीस से क्या डील हो गई जो मुस्लिम एमएलए के खिलाफ दिया? मतलब आप कह रहे हैं फडणवीस की डील 100% उबाटा के साथ है। नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड का आदमी थे, आज नवाब मलिक और अजीत पवार और शिवसेना सब साथ है। बोलिए ये आरोप नहीं, सच्चाई है। बताए कि क्यों देवेंद्र फडणवीस चुप हो गए? ये तो बीजेपी वालों को भी पकड़ना मुस्लिम एमएलए के खिलाफ अबू आजमी मुसलमानों की बात करते थे, आज मुस्लिम एमएलए इम्तियाज जलील हो, वारिस पठान हो, मुफ्ती इस्माइल साहब हो, फारूक साहब हो, फैयाज साहब, रईस साहब। और सुन लीजिए शिवसेना का एक टिकट दिया 288 में शिवसेना ने। 1.5 महीना पहले एमआईएम ने वसरोवा में रईस लश्करी साहब को दे दिया। शिवसेना ने एक बाहर से लाकर एक आदमी को दे दिया, क्योंकि शिवसेना भी नहीं चाहती है, कांग्रेस भी नहीं चाहती है और भाजपा तो नहीं चाहती है कि महाराष्ट्र में भाजपा तो एलानिया लीडरशिप खड़े हो। भाजपा तो एलानिया है, भाजपा तो नहीं चाहती है। लेकिन पूछना चाहता हूं इनसे आप नहीं, इन्हीं की बात का जवाब आप सवाल क्या पूछेंगे? ओके, क्योंकि आप तो इनको बी टीम बीजेपी की कहते हैं, अभी किसकी सी टीम ए टीम है? देखो, ये महाराष्ट्र की इलेक्शंस में हम ना ए ना बी ना सी ना अजीत पवार जी की ना ये शिंदे गुट की ना, हम सीधा सवाल कर रहे। ये इलेक्शंस में जो अभी विधान परिषद, इसी विधान भवन में वोट लिए गए एमएलएस के विधान परिषद के चुनाव में, वहां पे 26 का कोटा कैसे कंप्लीट किया? पूछिए। 26 एमआईएम के वोट लिए, उन्होंने सपा के वोट लिए, अब्दुल सत्तार का वोट लिया, जिशान सिद्दीकी का वोट लिया, नवाब मलिक का वोट लिया। सर ये वोट किसके? क्या ये हिंदुत्ववादी वोट थे इनके? इनको अपना एमएलए चुन के लाना है तो ये मुस्लिम एमएलए के वोट लेंगे। लेकिन जब प्रतापगढ़ी को एमएलसी के लिए वोट आपको पता कैसे लगे? तो शिवसेना को मुस्लिमों ने वोट किया, वो आपको कैसे पता चला? एमएलसी के वोट आपको कैसे पता चला शिवसेना को मुस्लिमों ने वोट किया? क्या आपने कैमरे लगाए थे अंदर? ठीक है, लेकिन इनकी बात का भी जवाब, अब आपने रंग जो ढंग बदल लिए हैं उसके ऊपर आप जवाब, जो एएमएम ने सवाल पूछा आपसे, पूछिए कि 5% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया, जबकि हाई कोर्ट ने कहा था शिवसेना इन्होंने जो मराठा रिजर्वेशन की बात की, समर्थन शिवसेना
मराठा रिजर्वेशन के उस वक्त भी साथ में थी, आज भी और आगे भी उसके रहेगी। भाजपा से। मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, राजीव ये पांडे, हक की राजीव बात पांडे, है। waiting for महाराष्ट्र okay, के okay. 4 करोड़ ठीक है मराठा। सर, यू मेड योर पॉइंट। देखिए मेरा कहना है कि अभी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके बाद बाकियों का नंबर आता है, तो उनको भी मौका देना देखिए अमित चाहिए। जी, बोलिए पांडे जी। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मराठा रिजर्वेशन की बात है, माननीय देवेंद्र जी ने जब रिजर्वेशन इसके सरकार लागू में किया, आपने सर, अरे रुको ना यार, तो बीच में आप सरकार सरकार में तो आप तभी तो जवाब हमने दीजिए। किया हाँ, ना। बोलिए। जब हमने रिजर्वेशन दिया तो ये हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ, चैलेंज किया गया रिजर्वेशन को। उस रिजर्वेशन को जब हमारी सरकार थी तो अपहेल्ड किया गया। जब उद्धव जी की सरकार आ गई तो ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट। इन लोगों ने उसको ठीक से डिफेंड नहीं किया। हाई कोर्ट में जाने वाला वकील का नाम क्या था? एक मिनट रुको वकील यार, का नाम क्या था? ये हाई कोर्ट में जाने वाले वकील का नाम क्या था? आप नाम बताइए वकील का। हमारी वो जब वकील एक करके आदिल हसन और आपने वकील भेजा है हाई कोर्ट में। हमारी जब सरकार थी तो दिल्ली ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया और ये सुप्रीम कोर्ट से ये लोग हार के आए। फिर भी हम मराठा रिजर्वेशन के साथ है, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू जो छूट जाएगा, अभी जो हमारे एआईएम जो भी है उनके प्रवक्ता एआईएमआईएम के प्रवक्ता, अरे वो एक ही बात है, उन्होंने कहा क्या कि हमें मुस्लिम रिजर्वेशन चाहिए। एक बात मैं मुस्लिम बता नहीं, देता हूं। ओबीसी। मुसलमान तो ओबीसी है। धर्म के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का विरोध किया है। अच्छा, धर्म के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी जब तक है, बाबा साहब अम्बेडकर के इस घटना में जो संविधान में लिखा है कि मुसलमान को मुस्लिम होने के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मनुस्मृति का और समर्थन बहुत करते हैं। कोशिश किया, नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा मुसलमानों को मुस्लिम आधार पर ठीक है, रिजर्वेशन। यू मेड योर पॉइंट मिस्टर पांडे। ओके योर टर्न। हम आलनिया बोल रहे हैं कि मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो मंडल कमीशन ने जिसको बनाया उन्हें मिल रहा था, है। उसको रिजर्वेशन है। मैं मुसलमानों का अनफेयर है, वो आपके बीच में नहीं बोले। मुसलमान में जो ओबीसी है, मैं धारा 341 के खिलाफ है। जो मुस्लिम धोबी है उसको भी मिलना चाहिए इंसानियत, ये संवैधानिक अधिकार है। मैं मुसलमान धर्म के नाम पर मुसलमानों में जातियां होती हैं, जातियां होती है, एकदम होती है। ये एक सच्चाई है, मुसलमान में जातियां हैं। और अमीश भाई, ये जो बीजेपी बीफ की बात करती है, 20,000 करोड़ का बीफ से भारत सरकार को 20,000 करोड़ का टैक्स आता है और मॉब लिंचिंग के नाम पर दाढ़ी टोपी को खींचा जाता है। आप पूछिए, भारत सरकार सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। आप पूछिए नरेंद्र मोदी के राज में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, बताए नरेंद्र मोदी। मैं आता हूं चेकिंग के ऊपर। बार बार आरोप लग रहा है, बृजमोहन श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं, और आप एक आरोप लग रहा है कि उद्धव ठाकरे साहब की चेकिंग हुई और उन्होंने बोला कि आज तुम मेरा बैग खोल रहे हो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, कल मैं तुम्हें खोल दूंगा। अजीत दादा पवार की भी चेकिंग हो चुकी है, देवेंद्र फडणवीस की भी चेकिंग हो चुकी है, दोनों डिप्टी सीएम है, सीएम शिंदे की हो चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हो चुकी है, नितिन गडकरी की हो चुकी है, पीयूष गोयल ने आज मुझे जानकारी दी उनकी भी हो चुकी है। हाँ देखिए अमित जी, इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आदरणीय उद्धव ठाकरे को एक बहुत शालीन और बहुत ही संयमित शब्दों में बात कहने का एक राजनेता के रूप में उनकी पहचान है। उन्होंने जब उस दिन जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, उससे एक ही ध्वनि निकलती है कि उनको ये पूरा विश्वास हो गया है कि उनकी सरकार नहीं बन रही। एक शालीन आदमी जो अच्छे शब्दों का उपयोग करता हो, अचानक इस कड़वे शब्दों का उपयोग करने लगे, वो भी उन अधिकारियों के खिलाफ जो देश के कानून का पालन कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग के आदर्श संहिता का पालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने जिस शब्दों का उपयोग किया, उसने उसी दिन संदेश दे दिया है महाराष्ट्र के लोगों को कि महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बन रही है, और ये उनका पूरी तौर से डिस्परेट उनका ये एक प्रक्रिया, तो आप लोगों ने शोर नहीं बताया, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, ये एक एसओपी का हिस्सा है। और इलेक्शन निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जिनको जिनको लगा उन्होंने सबकी बैग्स चेक की। अगर उस चेक करने वाले बैग में हम कोई भी अगर विरोध करे, इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं दाल में काला है। अगर हमारे दाल में ही काला नहीं है, पहले कि हम वोटिंग करा लेते हैं। हम सब ने कई चुनाव देखे हैं, लोकसभा के देखे हैं, विधानसभा के देखे हैं। किस किस की चेकिंग हुई है आप में से? आप हाथ खड़ा करें, किस किस की चेकिंग हुई है? मुंबई में हर कॉर्नर पे चेकिंग हो रही है, सबसे ज्यादा कितना इंटरेस्टिंग है।
शिवसेना के प्रवक्ता जो उबाटा के प्रवक्ता है वो भी हाथ खड़ा करे कि उनकी भी चेकिंग हुई है, क्योंकि आगे आपको सुनना है। नहीं, बिल्कुल सुनाऊंगा, आगे मैं सुनना है। लेकिन आदिल इनके भाई आगे- आपकी भी चेकिंग हुई और मेरी ओवैसी साहब से जो बात होती है तो बैरिस्टर ओवैसी की भी चेकिंग हो चुकी है और एक बार नहीं कई बार हो चुकी है, तो आप लोगों ने इतना बड़ा इशू नहीं बनाया। सर आप ही देखिए, नीलेश राणे छुट्टा गाली मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं, पुलिस चुप है। रामगिरी जी का एफआईआर हुआ, चुप है। लेकिन ओवैसी साहब को हर बार लव लेटर पुलिस से आ जाता है। भाई ऐसा क्यों प्यार है? बहुत है ना भाई अवैसी इतना साहब। प्यार क्यों करते हैं? सबसे इंसाफ मोहब्बत कीजिए है। ना। राहुल जी इतना- भी सीख रहे हैं मोहब्बत की दुकान। राहुल जी से पूछिए, मुसलमानों के मुद्दे पर राहुल जी क्यों नहीं बोलते हैं? हिमाचल देख लीजिए, मॉब लिंचिंग ये पर राहुल लव जी नहीं ट्रायंगल बोलते है। हैं। लेकिन वायनाड के मुसलमान उन्हें जिताता है, उनकी लेकिन बहन ये को भी आपका जो जिता ये रहा लव- है। आपका हमारे जो- एक टिकट नहीं दिया लोकसभा में राहुल जी ने। आपका जो ये लव ट्रायंगल है जिसमें हम लोगों और अमित साहब, मैं आपके प्रश्न चैनल पूछ के रहा हूं। माध्यम से, जी, जी। आपके चैनल में हम बीजेपी को महाराष्ट्र के अवाम हराए, हम बीजेपी के खिलाफ सबसे पहला वोट पड़ेगा तो एमआईएम का एमएलए देगा। हम इनकी तरह लुक्का छुपी नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग- 5 बजे सुबह में शपथ ले मतलब लेते आपकी हैं। आघाड़ी के साथ है। नहीं, चिक्की पीसिंग चक्की नहीं पर आप हम बीजेपी के हम खिलाफ लोग- है। आप हम ये कह रहे हैं, आप बीजेपी कह के रहे हैं खिलाफ है। आप बीजेपी के खिलाफ है। अगर आघाड़ी की सरकार हम आती है तो बीजेपी आपका- के खिलाफ अगर हैं जरूरत पड़ी तो और आघाड़ी को रहेंगे। समर्थन देंगे हम आप। बीजेपी के खिलाफ हैं और रहेंगे। बीजेपी के खिलाफ तो आघाड़ी हम है। हैं, हम परिस्थिति बनेगी। बिल्कुल कि बिल्कुल परिस्थिति क्लियर है, बनेगी, हम यानी अब बीजेपी ये के ऑन खिलाफ है। हैं। ओवैसी आघाड़ी हम के बीजेपी साथ के है, खिलाफ डायरेक्टली, हैं इनडायरेक्टली। और रहेंगे। ओके, हम ओवैसी बीजेपी भी के आघाड़ी के खिलाफ साथ क़यामत है। के ओके, सुबह राजीव तक है। पांडे शिंदे को ये ओके बोलिए। अमित जी देखिए, आज उन्होंने बोल दिया, यानी कि जो वोट जिहाद जो हमारे अरे उप जिहाद मुख्यमंत्री तो जी जो आपको कह रहे जानते हैं, ही आप बोले नहीं, तो मैंने नहीं बोला, आपको यानी बोलते सारे दस सेकंड, ये सारी पार्टियां जो महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ रही है वो एक ही मुद्दे पर लड़ रही है कि किसी तरीके से हम एक जो वर्ग है उसका वोट हम ले आए। अब एआईएम भी उसी में आ गया है। आपको बधाई हो, महाराष्ट्र शिवसेना आपको जवाब देगी। शिवसेना उबाटा, शिवसेना सबका उबाटा। साथ- ओके ओके ओके, आपके पास आ रहा हूं। आप सबका साथ सबका विकास की आप बहुत नहीं, मैंने ये कर रहे थे। अरे एक सेकंड, अब मेरे को बताइए, ये चेकिंग जब आपकी खुद हुई है तो आपने हल्ला नहीं मचाया? एकदम सही तो कहा आपने। क्या हुआ? उद्धव चेकिंग साहब हो गई का- तो? उद्धव साहब का विरोध चेकिंग से नहीं है। फिर किससे? उद्धव साहब का विरोध सिर्फ इस बात पे है कि ये सिर्फ उन्हीं की चेकिंग क्यों की जा रही है। पर अमित शाह की उसके हुई? बाद सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी अजित बात पवार सुनिए। की हुई? उसके बाद सबकी चेकिंग हुई। आप बताइए। जिस दिन वीडियो सारे आया, लोगों की चेकिंग हुई जिस है। दिन वीडियो आया, अभी उसके बताया बाद कि सबकी चेकिंग सारे तो लोगों सभी की की हुई हो है। रही है। एक एक करके। चेकिंग तो नहीं, सभी नहीं, की हो एक रही है। सेकंड, आप बोलिए। अब मेरा सवाल नहीं, सुनिए। सवाल नहीं, तो आप एक मैं आपसे पॉइंट रख रहा हूं। चेकिंग तो सबकी हुई, बरोबर। इनकी पार्टी के नेता की भी हुई, अजित सबकी पवार हुई। की। हम अभी शिंदे साहब हम अभी की- चुनाव प्रक्रिया में कब हुई? किसकी हुई? कब अमित हुई? शाह की हुई, देश के कब गृहमंत्री हुई? की चेकिंग हुई, उद्धव साहब इनकी के चेकिंग हो रही चेकिंग है। के बाद हुई। कोरोना आप फिर हो रहे हैं। चेकिंग के बाद हुई। ये हारने तो की इलेक्शन आवाज कमीशन है। ऑफ इंडिया उसके बाद जागृत हो गया। नहीं, हारने देखिए, की मैं- आवाज है। अब मुझे हार रहे हैं। बताइए, चुनाव- नरेंद्र, मैंने भी मतलब मेरा इनका- 23 साल का इनका सीधा आरोप है मेरा इलेक्शन मेरा हार रही है मेरा ऊपर। हम तो काफी टाइम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप मेरा कर रहे 23 साल का हैं। वो अनुभव है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनावों लोग में हम पे मत चेकिंग झाड़िए। आम होती है। बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, पत्रकार हो, बात कर रहे हैं संपादक इलेक्शन हो, कमीशन ऑफ इंडिया सबकी की। चेकिंग होती है। ये एक एसओपी होता है, राइटली सेड। राइटली सही सेड। कहा आपने, माय बहुत सही। हम्बल पॉइंट इज दिस सर, आप क्योंकि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हो, आपको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। चेकिंग एक नॉर्मल एसओपी है। आपने बोला हमारी चेकिंग के बाद, आपकी चेकिंग के बाद ये खबर बनी, आपकी चेकिंग के बाद बाकी लोगों ने भी अपने वीडियो डाले। इसमें रोना किस बात का? हमारी भी चेकिंग हो रही है। पॉइंट ये है। नरेंद्र मोदी की चेकिंग होने के बाद एक ऑफिसर को रिजाइन करना पड़ रहा था। उनके बिहेवियर पे बनी। कर्नाटक का कार्य मोहसिन साहब उनका नाम था। खबर जबरदस्ती चेकिंग की निकाल बनी दिया है। गया। खबर इनके एरोगेंसी की बनी है। मोहसिन साहब को प्रधानमंत्री का चेकिंग इन्होंने ब्यूरो मेरा पॉइंट है। प्रधानमंत्री जी का वीडियो चेकिंग बनाया। कर्नाटक में खबर- लेते मोहसिन साहब वीडियो आईएएस बना को के डाला। सस्पेंड करना पड़ा। बतलाइए। और आपका एक मुद्दा अमित साहब, वक्फ बोर्ड की जमीन पर सबसे बड़े कारोबारी ने घर बनाया हुआ है। बतलाएं इन लोग का क्या स्टैंड है? वो आगा खान के गरीब अनाथ हम बच्चों लोगों ने का है। 5 टिकट आपका दिए। क्या स्टैंड आपका क्या है? स्टैंड आप बताइए। हमने 5 टिकट अरे दिए मैं अपनी ठीक पार्टी हूँ। में, माइनॉरिटी के लोगों आप को। माइनॉरिटी के तारीफ लोग, करिए आपने आप माइनॉरिटी उसकी। का बजट आप कितना तारीफ दिया? करिए। चुनाव से पहले आप लॉलीपॉप तारीफ दिया। करिए, जितना चुनाव लोग में बोले आपने तारीफ लॉलीपॉप करिए, दिया। एनसीपी आप बताइए, बोलिए चुनाव कि से पहले आपने लॉलीपॉप 5 दिया। टिकट जो दिए तो भाजपा ये से सही दिए। ठीक सर, आप तारीफ करिए ठीक, सर, उसकी। सर, सर। Appreciate नवाब मलिक करिए को उसको। बोलने बीजेपी के दीजिए। लोकसभा सर, टिकट दिया है इन्होंने। 48 भाजपा का समर्थन है उसको। जब हम कहते हैं- एक ठीक जवाब भाजपा का समर्थन अगर है। आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं सर। तो आदरणीय अजीत दादा पवार ने, राष्ट्रवादी ठीक, कांग्रेस ठीक, पार्टी ठीक, ने बरोबर। 5 टिकट दिए सर, माइनॉरिटी के सर, लोगों सर, को। सर। उसे अप्रिशिएट करिए। अच्छे अजीत अच्छा, ये चलिए करिए, जवाब अपील करिए। अमित साहब, मैं बस आपसे 5 सेकंड, 5 सेकंड। 5% रिजर्वेशन था जो हाई कोर्ट ने कहा
मुसलमान, ओबीसी और अति पिछड़ा के लिए अजीत पवार साहब बतलाए, सरकार में रहे उद्धव जी के साथ, क्यों नहीं उसको परस्यू किया? देवेंद्र जी अपोजिशन में थे, आवाज उठाते थे, सत्ता में आए, सरकार बनने दीजिए, आखिर आपने क्यों नहीं दिया? सरकार बनने दीजिए, आप बोल रहा है कि नहीं दे रहा, बीजेपी को बोल रहा नहीं देंगे, सारी चीजें होंगी। बीजेपी बोलिए हाँ 5% देंगे, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी दौर में, बिल्कुल बोलिए बीजेपी का विरोध कर रहा है, मैं सीटों की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। अच्छा मैं एक सेकंड सीटों की बात कर लेता हूं, मैं बीजेपी से बोलिए बीजेपी, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। मैं आपसे पूछता हूं क्योंकि बार बार चेकिंग की बात हो रही थी, क्या आपका नंबर क्या रहेगा? मैं युति का नंबर नहीं बोल रहा, बीजेपी के नंबर की बात कर। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये विषय इसलिए बना कि माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को लग गया कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो कई बार ये 10 से 11 बजे तक ईवीएम को गाली देना शुरू करते थे, उनको लगा अभी से ही शुरू करते हैं। देखिए हरियाणा में आपने ऐसा गेम बदला, उसके बाद मतलब आपने कांग्रेस में ने उस दिन भी कहा, आपने कांग्रेस से सिर्फ जीत नहीं छीनी, कांग्रेस के जबड़े से जीत तो छीनी, जबड़ा तक हिला दिया उनका। लेकिन पॉइंट है सीटें कितनी आ रही हैं? मैं आपको एक बात बता देता हूं कितनी? कि हमारी जो सरकार है, पिछली बार हमारा 70% स्ट्राइक रेट था, इस बार वो 75% 75% होगा। ओके, आपका शिवसेना शिंदे गुट। ये बेशक जो सरकार हमारी स्टेबल सरकार 2.5 साल से चल रही है, उस सरकार में प्लस के, क्योंकि आप अगर ये जो मुद्दों की बातें कर रहे हो ना, सीटों का नंबर, डेवलपमेंट मुद्दों की बात अगर करेंगे साहब, तो हमारी सरकार 288 में से, ये हमारा अनुमान है कि हम लगभग 200 प्लस सीटों के ऊपर चुन के आके हमारी सरकार बनाएंगे, महायुति की सरकार बनाएंगे। अमीश जी, महायुति ने 288 लोगों को टिकट दी और हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारे सबसे बेहतरीन नेता हैं जो जीत के आएंगे, तो हम तो 288 पे जीत की बात कर रहे हैं। हम तो महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा रहेगी तो एमआईएम रहेगी, हम 16 सीट पे लड़ रहे हैं, हम बीजेपी के खिलाफ रहेंगे और सरकार उद्धव गुट का कितना नंबर? आप इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उबाटा। ये जनता के हाथ में, लेकिन 175 प्लस शिवसेना आप लड़ तो 80-85 पे ही रहे हैं। मैं महाविकास आघाड़ी की बात कर रहा हूं। तो रामलला के दर्शन करने के बाद, यानी वहां पर हाथ जोड़ने के बाद, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठ रही है? चुनावों में इतनी गर्माहट देखने को मिल रही है। हर मुद्दे पे बात करने के लिए पीयूष गोयल हैं। पीयूष जी, अभिनंदन है आपका। इस बार की कहानी कहां जाती हुई दिखती है? क्योंकि चुनावों से पहले ही बहुत तूफान खड़ा हुआ है। पूरी तरीके से मुंबई के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने मन बना लिया है। महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। एक तरफ बीजेपी बटेंगे और कटेंगे की बात कर रही है, प्रधानमंत्री सेफ और अनसेफ की बात कर रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आघाड़ी के लिए सज्जाद नोमानी ने ऐलान करा है कि मुसलमान एक मुश्त वोट डालेंगे। जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर अपील करते हैं कि कोई एक पक्ष को या एक पार्टी को वोट दे, मैं समझता हूं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई। देखिए, मोदी जी ने जितने जनहित के कार्य किए, कभी भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन पीयूष जी, मोदी जी जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो बात तो हर एक की कर रहे हैं। नहीं, हर एक देशभक्त को, हर एक उस व्यक्ति को जो वोट डालने जाएगा, उन सबको कह रहे हैं कि इस प्रकार के वक्तव्य, इस प्रकार के जो समाज को और धर्म के आधार पर बांटने की जो कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ महाराष्ट्र के लोगों को चौकन्ने करना। जी, दूसरी बात है कि जब एक तरफ से बयान आता है उद्धव ठाकरे का कि एजेंसीज जो हैं वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है, उनका बैक चेक हो गया है, एक नैरेटिव मिल रहा है बनना है। और उनके प्रवक्ता ने बोला, मेरे कार्यक्रम में बोला कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बीजेपी के अनुसार काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। अमित जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं जी। आप भली बात ही जानते हैं कि हर चुनाव में हर एक जो अलग अलग प्रकार से ट्रैवल कर रहा होता है या प्रेस की गाड़ी सड़क पे भी कोई जा रहा होता है, मैं तो अपने घर रात को लौटता हूँ तो पुलिस वाले चेक करते हैं गाड़ी। आपकी गाड़ी भी चेक हुई है? मेरी गाड़ी भी हुई है, मेरा प्लेन भी हुआ है। तो ये एक बेबुनियाद छोटे से मुद्दा जो उनका कानूनी दायित्व है निभा रहे हैं, उसके ऊपर जब उद्धव ठाकरे जी को आ जाना पड़ता है, उन्होंने बोला कि और उसपे सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कि मेरा क्यों बैग चेक हुआ, जैसे को ये एक विशेष क्लास है या क्योंकि वो एक ठाकरे है या एक पक्ष के नेता है उसके कारण उनको कोई इम्यूनिटी है। ये महाविनाश अघाड़ी की
विनाश की तरफ जाने का सोच है। सिंपैथी वोट लोकसभा चुनाव में पड़ा, तो क्या वो सिंपैथी वोट दोबारा पड़ सकता है, आपको लगता है? मुझे लगता है कि झूठ और फरेब के आधार पर आप एक बार लोगों को गुमराह कर सकते हो, बार बार झूठ को आप इस्तेमाल करो तो लोग उल्टे रिएक्शन में आपसे और नाराज होते हैं। बॉम्बे की कटिंग चाय के साथ थोड़ी खट्टी मीठी बातें कर लेते हैं। ऐसा क्या रहा कि उद्धव ठाकरे और आपका अलायंस टूट गया? झूठ और फरेब के आधार पर, कोई ब्लैकमेल के आधार पर हमारी पार्टी या हमारी यूटी में किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना ये तय नहीं हो सकता है। वैसे महाविनाश आघाड़ी ने अनाउंस क्या किया है, जिसकी सीटें ज्यादा होगी वो मुख्यमंत्री बने। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक डिफाइसिव पॉलिटिक्स करती है, उनका डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है और मोदी कुछ भी कर ले, जातिगत जनगणना तो होके रहेगी। राहुल गांधी जी जितना बोलते रहे, लोगों में कोई विश्वास तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि उद्धव जी एक बार तो उनके मुंह से बाला साहब ठाकरे जी की तारीफ करके दिखवाए। काय की पार्टी का अलायंस है, कैसी युति है, कैसी उनकी अलायंस है, कैसी आघाड़ी है। अगर आइडियोलॉजिकल कुछ मूरिंग्स ही नहीं, लस्ट ऑफ पावर इज द ओनली डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस। आखिरी राउंड में मैं 3 नेताओं के नाम लूंगा और आपकी प्रतिक्रिया उसके ऊपर। आदित्य ठाकरे, मुझे लगता है बहुत समय लगेगा उनको मैच्योर होने के लिए। सुप्रिया सुले, वो सीरियस पॉलिटिशियन लगती नहीं है। और संजय राउत अक्सर हेडलाइन पे रहते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं, जाति के आधार पर लोगों को आपस में। राज्यसभा में तो आपसे मिलते होंगे, तो आपने कभी समझाने का प्रयास नहीं किया? समझने वाले समझ सकते हैं जी, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मैंने तो नहीं कहा, तो आपका इच्छा है, आपको जो समझ। थैंक यू सो मच पीयूष गोयल जी। थैंक यू। थैंक यू।